वीर जी उस गंधर्व का रूप धरकर बाकी गंधर्वों के साथ गांव के लोगों के बीच शामिल हो गया। सभी गंधर्व रसोइये और हलवाई बनकर आए थे और वहां पर आकर जहां पर मंडप बना था वहां पर अपना सामान उतार कर बैठ गए। सभी गंधर्वों ने मिलकर एक बड़े बर्तन के अंदर बहुत सारा घी डाला और उसके अंदर बेसन डालकर उसको भूनने लगे। तभी भोला सिंह बने हुए गंधर्व ने गोगा सिंह बने हुए गंधर्व यानी कि वीर जी को कहा, मैं यहां पर बेसन के लड्डू बना रहा हूं और तुम घेवर बनाना शुरू कर दो। तुम्हारी जितनी अच्छी घेवर इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई और बना सकता होगा। ये सुनकर उसने हाँ कहा और मुड़कर घेवर बनाने की तैयारियां करने लगा। उसे घेवर बनाना नहीं आता था और ना ही उसे घेवर बनाने में कोई दिलचस्पी थी, लेकिन वो जो यहां पर करने आया था उसको परिणाम देने में अभी समय था, इसलिए वो किसी तरह घेवर बनाने का ढोंग करने लगा। तभी सरपंच काका और मोहन उस मंडप में आए। उन्होंने देखा वहां पर दूसरा कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भोला सिंह से कहा, गंधर्व जी, आप यहां पर इस तरह रसोई कर रहे हैं, यह हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप बाराती बनकर आ जाते और हमारे मेहमान नवाजी का आनंद उठाते। एक तो हम आपसे ही सहायता ले रहे हैं अनाज की और आप ही से काम करवाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तब भोला सिंह ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हमें ये सब करना अच्छा लगता है। हम गंधर्व हैं, हमें गीत संगीत चित्रकला के साथ साथ पाक कला में भी महारत हासिल है और दूसरों को बनाकर खिलाने में और भी अधिक आनंद मिलता है। आप एक बार मेरे हाथ की बेसन की लड्डू चखिए तो सही। आप दूसरी दुनिया में खो न जाए तो मेरा नाम बदल देना। और ये गंधर्व जो गोगा सिंह बना है उसके हाथ की घेवर। भोला सिंह की बात को काटते हुए गोगा सिंह ने कहा, घेवर तो बन जाएंगे, लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस गांव में थोड़ा घूम लूं? बड़ा मन कर रहा है इस गांव को देखने के लिए। यह सुनकर भोला सिंह को कुछ अजीब लगा, क्योंकि वो गंधर्व कभी अपने काम को छोड़कर इस तरह की चीजों में समय व्यर्थ नहीं करता था। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और गोगा सिंह वहां से बाहर निकल गया। तब सरपंच काका ने भोला सिंह से कहा, हुकुम, अनाज? भोला सिंह ने कहा, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लाए ना अपने साथ। यह कहकर भोला सिंह ने अपने कमर पर बांधी हुई एक पोटली निकाली और सरपंच काका के हाथ में थमा दिया और कहा, इसके अंदर मुट्ठी भर गेहूं, मुट्ठी भर जवार, मुट्ठी भर मक्का और मुट्ठी भर बाजरा है। ये मुट्ठी भर अनाज देखकर सरपंच काका चौंक गए और उन्होंने कहा, भोला सिंह जी, आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये सुनकर भोला सिंह हंसने लगा और उसने कहा, अरे नहीं सरपंच जी, आप अपने अनाज के भंडारे में जाइए और ये मुट्ठी भर अनाज वहां पर बिखेर दीजिए। कुछ ही पल में ये अपने आप बढ़ते जाएंगे और आपके अनाज का भंडार पूरी तरह से भर जाएगा। अब इतना सारा अनाज हम बैलगाड़ी में तो लाने से रहे ना। ये सुनकर सरपंच काका ने चैन की सांस ली और उन्हें आभार व्यक्त करके मोहन के साथ अनाज के भंडारे की तरफ चले गए। उस तरफ गोगा सिंह उर्फ वीर जी पूरे गांव का मुआयना करने के लिए यहां वहां पर अपनी नजरों से गौर से देखने लगा। तभी उसने देखा कि गांव की औरतें गणगौर की पूजा की तैयारियां कर रही थी। ये देखते ही उसने अपने आप से सोचा, मुझे जो करना है वो इस पूजा से पहले ही करना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने ये पूजा कर दी तो फिर मुझे मेरा काम करने में मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तभी उसने जाकर कुछ औरतों से पूछा, खम्मा गाणी, ये पूजा वैसे कब शुरू होगी? गांव की औरतों ने कहा, ठीक शाम को 6:30 बजे। ये सुनकर उसने अपने आप से कहा, मतलब कि मुझे जो करना है वो 6 बजे से पहले ही करना होगा। गोगा सिंह मुस्कुराकर वहां से चला गया। वो गांव में घूमते घूमते नील भवन जा पहुंचा। नील भवन को वो गौर से देखने लगा और उसने फिर से मन में कहा, मेरे पिता को मारने का षड्यंत्र करने वाला वो बूढ़ा बाबा इसी में रहता है। इसे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को 60 वर्षों तक दीवार के अंदर जमा कर रखा हुआ था। और उसके बाद जब मेरे पिताजी लक्ष्मीचंद सेठ पिशाच राज करदम बनकर लौटे तो इसी बूढ़े बाबा की मदद से उस कपटी सिद्धार्थ ने मेरे पिता को मार डाला। ये कहकर गोगा सिंह वहां से भी निकल गया और गांव की एक खुली जगह पर आकर इस तरह देखने लगा जैसे वो मन ही मन में कोई योजना बना रहा हो। उसने वहां पर नीचे पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और वहां पर मिट्टी में कुछ चित्र जैसा बनाने लगा और वो बनाकर उसे गौर से देखने लगा। और फिर उसने अपने आप से कहा,
हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। ये कहकर उस मिट्टी में बने हुए चित्र को उसने अपने पैरों से मिटा दिया और लकड़ी को वहीं पर फेंक कर फिर से मंडप की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां पर नील भवन के अंदर सिद्धार्थ और गौरी बूढ़े बाबा के लिए नए कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के साथ बैठे हुए थे और दर्जी बूढ़े बाबा का नाप ले रहा था। सिद्धार्थ और गौरी के मन में बूढ़े बाबा को नए कपड़ों में देखने का उत्साह था, लेकिन बूढ़े बाबा के मन में अभी भी चिंता लगी हुई थी। वो तो बस इस बात की राह देख रहे थे कि कब दर्जी उनका नाप लेकर खत्म करे और वे वहां से निकलकर गांव में जाकर अनहोनी को होने से टाल सके। बूढ़े बाबा ने दर्जी को कहा, थोड़ा जल्दी करो, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, आपको कौन सा जरूरी काम आ गया है, वो भी आज के दिन बाबा? तब बूढ़े बाबा ने उससे छुपाते हुए कहा, अरे वो सरपंच ने मुझे बुलाया है, आज गणगौर की पूजा है ना, और उसके लिए भी बहुत सारे काम हैं। तभी सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि बूढ़े बाबा कुछ तो उससे छुपा रहे थे। सिद्धार्थ ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक का कांटा घुस चुका था। दर्जी ने जैसे ही बूढ़े बाबा का नाप ले लिया, बूढ़े बाबा तुरंत ही अपनी चोली उठाकर नील भवन के बाहर चले गए। मिस्टर बजाज को भी ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। तब सिद्धार्थ ने चुपके से सुजान को अपने पास बुलाया और उससे मामले की तह तक पहुंचने को कहा। सुजान ये बात समझ गया और तुरंत ही बूढ़े बाबा का छुपकर पीछा करने लगा। बूढ़े बाबा वहां से बाहर निकलकर सीधे सरपंच काका के घर पर गए, लेकिन वहां पर सरपंच काका को न पाकर गांव में उन्हें यहां वहां पर ढूंढने लगे। तब किसी ने उन्हें बताया कि सरपंच काका अनाज भंडार के पास गए थे। तब बूढ़े बाबा तुरंत ही तेज गति से चलते हुए अनाज भंडारे की तरफ जाने लगे। उस तरफ गोगा सिंह ने बूढ़े बाबा को देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन इस समय वीर जी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसकी योजना में कोई बाधा पहुंचे। इसलिए उसने अपने मन में सोचा, ये बूढ़ा मेरी योजना को असफल करने में सक्षम है। क्या इसे मेरी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? ये पता करने के लिए मुझे इसका पीछा करना होगा। इसलिए वो एक पेड़ के पीछे जाकर एक पक्षी का रूप धरकर बूढ़े बाबा का पीछा करने लगा। उस तरफ सरपंच काका मोहन के साथ अनाज भंडार में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने उस गंधर्व द्वारा दी गई पोटली खोली और उसके अंदर अपना हाथ डालकर एक मुट्ठी गेहूं बाहर निकाला और जिस विभाग में गेहूं भरा जाता था वहां पर एक मुट्ठी गेहूं बिखेर दिया। फिर उन्होंने फिर से उस पोटली के अंदर अपना हाथ डाला और जवार के दाने निकाले और जवार के विभाग में बिखेर दिए। ऐसा उन्होंने मक्के और बाजरे के दोनों के साथ भी किया और देखते ही देखते उन्हीं के सामने सारा अनाज का भंडार अपने आप छलोछल भर गया था। ये देखकर सरपंच काका और मोहन एकदम ही खुश हो गए। बूढ़े बाबा उसी वक्त अनाज के भंडारे में पहुंच गए। उन्हें देखते ही सरपंच काका ने उत्साहित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये देखिए पूरा भंडारा भर गया। बूढ़े बाबा सरपंच काका की बात को नजरअंदाज करते हुए उनके पास आए और उन्होंने सरपंच काका का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ लेकर गए और उन्हें कहा, सरपंच जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वीर जी पक्षी के रूप में वहां पर बनी हुई एक छोटी सी खिड़की पर जाकर बैठ गया था और इन दोनों की बातें सुनने लगा। सरपंच काका को बूढ़े बाबा ने कहा, गांव पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हंसी मजाक नाच गाना से भरे हुए इस शादी के वातावरण में कोई विघ्न जरूर आएगा। ये सुनकर सरपंच काका हैरान रह गए। ऊपर पक्षी के रूप में सुन रहा वीर जी भी चौंक गया और उसने अपने मन में सोचा, इस बुड्ढे को कैसे पता चल गया? तब तक सरपंच काका ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा विघ्न आने वाला है? बूढ़े बाबा ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी बड़े विघ्न के आने के आसार बहुत है। यह सुनकर सरपंच काका ने कहा, इन विघ्नों को दूर करने का कोई तो उपाय होगा ना? बूढ़े बाबा ने कहा, पता नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। ये कहकर बूढ़े बाबा ने सरपंच काका का हाथ पकड़कर उन्हें अपने करीब खींचा और उनके कान में कुछ कहा। ऊपर पक्षी के रूप में बैठा हुआ वीर जी ने सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसलिए उसने अपनी शैतानी विद्या का इस्तेमाल करके सुनने का प्रयत्न किया, लेकिन बूढ़े बाबा ने पहले ही अपनी दिव्य शक्ति से आसपास एक कवच बना लिया था, जिसके कारण वो उनकी योजना को सुन नहीं पाया। ये सुनकर सरपंच काका ने कहा, ठीक है, हो जाएगा। ये सुनकर वीर जी ने अपने आप से कहा,
ये दोनों भाई मिलकर क्या करने वाले हैं? क्या वीर जी की योजना सफल हो पाएगी या बूढ़े बाबा उसकी योजना को अपनी योजना से नाकाम कर देंगे? क्या गांव वाले पर आने वाली मुसीबत किसी तरह टल पाएगी? क्या सिद्धार्थ और गौरी की शादी बिना किसी विघ्न की पूरी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।